नमस्ते बच्चों। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम अ, कक्षा 10 के इतिहास की पुस्तक का पाठ 2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल अपन ने देखा था कि राष्ट्रवाद के मायने क्या होते हैं, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना कब पनपी। तो अपन मोस्टली इस पाठ में प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति से लेकर आजादी तक का पार्ट पढ़ेंगे। अगर अपन प्रथम विश्व युद्ध 1914 से पहले का अगर भारत का इतिहास देखते हैं तो अपने को इतिहास के अंदर एक 1857 की क्रांति के अंदर भारतीयों का अंग्रेजों के प्रति जो असंतोष है वो दिखाई देता है। लेकिन 1857 की क्रांति में भी आम जनता ने भाग नहीं लिया था। जो राजे रजवाड़े थे उन्होंने भी अंग्रेजों का ही उस क्रांति के दौरान साथ दिया था। अब मेन बात यह है कि पहले विश्व युद्ध में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद में भारत में राष्ट्रवाद का विचार पनपा, या भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति इतना गहरा असंतोष की भावना पैदा हुई। तो अपन ने दो तीन कारण तो कल देखे थे, उसी को आगे पढ़ाते हैं। मैं आशा करता हूँ आप पहला पहला भाग देखेंगे जिससे आपको ये भाग समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट अपन ने कल देखा था कि अंग्रेजों ने विश्वास दिलाया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हम आपको आजाद कर देंगे, गुलामी से आपको आजाद कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष क्यों था। तो भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष इसलिए था क्योंकि जो तुर्की का जो खलीफा था उसकी शक्तियों को अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद में कम कर दिया था। इसलिए भारतीय जो मुसलमान थे उनमें भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ काफी असंतोष था। तीसरी बात, उसी समय जो भारत का नेशनल हीरो थे महात्मा गांधी, उनका दक्षिणी अफ्रीका से भारत आना होता है। उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में नया नया आंदोलन का स्वरूप तैयार किया था, वहां पर आंदोलन करके आए थे। तो उन्होंने आते ही भारत में वो सारी चीजें अप्लाई की और उसके परिणाम भी उनको सकारात्मक देखने को मिलते हैं। तो आज अपन बात करेंगे पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। इसके बारे में कल अपन थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अब आज अपन बात करेंगे सत्याग्रह के विचार पर। अब सबसे पहले हम जुड़े हुए कुछ बैकलेस के महात्मा गांधी के बारे में दो चार बातें जान लेते हैं, जिससे अपना पाठ में भी जुड़ाव रहेगा, अपने को कुछ सामान्य चीजें याद भी रहेंगी, और अपन उन चीजों को याद रखने के कारण ये पाठ की सारी चीजें इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रहेंगे। पहले तो आपको ये याद रखना है कि 1893 में, कब, 1893 में महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में। कंपनी का नाम था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। कंपनी का नाम भी आपको याद रखना है, जो लिखना है क्या नाम है, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। के मुकदमे के सिलसिले में 1 साल के अनुबंध पर महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका गए थे। वहां पर महात्मा गांधी के साथ में एक घटना घटित होती है। दक्षिणी अफ्रीका में उनके जीवन का बड़ा मोड़ उस समय आया 7 जून 1893 को, जब पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर उनके पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट होने के बावजूद भी उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। गांधी जी का मन बड़ा व्यथित हुआ। उन्होंने तय किया कि मैं इस जो भेदभाव है, काले और गोरे का जो भेदभाव है, उसके खिलाफ मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने वहां पर सत्याग्रह की शुरुआत की। अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने लड़ाई ली। तो उन्होंने उन्हें जो आंदोलन का जो अनुभव था वो उन्हें काफी अच्छा उस समय था। 1915 में वे भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटते हैं, और इसी दिन 9 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को याद रखना है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। अब बात करते हैं सत्याग्रह का विचार। तो सत्याग्रह किसे कहते हैं, तो सत्य के लिए आग्रह, उसे क्या कहा जाता है, सत्याग्रह कहा जाता है। अब अपने पाठ में अपन थोड़ा बहुत देखते हैं। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटते हैं। इससे पहले वे दक्षिणी अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए
वहां के नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया। इस पद्धति को वो क्या कहते थे? सत्याग्रह कहते थे। बिना किसी हिंसा के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के उन्होंने जो सामान्य तौर पर जो आंदोलन किया और अपने मन की शक्तियों के द्वारा सरकार को झुकाने का काम किया, उसे ही वो क्या कहते थे? सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह को अपन अगर बड़े मायनों में देखें तो सत्याग्रह के विचार में सत्य को शक्ति पर आग्रह है और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब यह था कि महात्मा गांधी जी कहा करते थे, व्यक्ति को कर्म से ही अहिंसक नहीं होना चाहिए। मन, कर्म और वचन, तीनों चीजों से क्या होना चाहिए? अहिंसक होना चाहिए। अपन अगर मन ही मन में किसी का बुरा सोचते हैं, मन ही मन में किसी को गाली निकालते हैं, तो वो क्या है? अपने लिए हिंसा है। तो मन से भी अपने को क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, कर्म से भी शुद्ध होना चाहिए और मुंह से भी, बोली के द्वारा भी अपने को शुद्ध बोला जाना चाहिए। ये गांधी जी का कहना था। अब जो अपने मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट एग्जाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो फैक्ट अपन यहाँ पर देखते चलेंगे। अब आपको याद रखना है, एक तो जो आपकी किताब में दिए हुए हैं गांधी जी के जो आंदोलन है वो सारे के सारे आपको क्रम से याद रखने हैं। तो उसी क्रम में सबसे पहले अपन देखते हैं 1915 में भारत में आने के बाद में गांधी जी भारत के गांवों का दौरा किया। गांव में घूमते घूमते फिरे। हाँ, शुरू में उन्हें अंग्रेजी सरकार का सैनिक भी या अंग्रेजी सरकार में शामिल करने वाला व्यक्ति भी उन्हें लोगों ने संज्ञा दी थी। तो सबसे पहला आंदोलन था वो 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में शुरू किया। वहां उन्होंने बागान व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया था। तो पहला आंदोलन आपको याद रखना है 1917 बिहार के चंपारण में। फिर उन्होंने दूसरा आंदोलन 1917 में ही गुजरात के खेड़ा में किया, जहां पर उन्होंने किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। खेड़ा में एक्चुअली हुआ क्या था? खेड़ा में ये हुआ था कि वहां पर फसल खराब हो गई और प्लेग की बीमारी फैल गई। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि प्लेग की बीमारी निम्न में से किसके द्वारा फैलती है? आपको याद रखना है, प्लेग की जो बीमारी है, प्लेग की जो बीमारी है वो चूहों के द्वारा फैलती है। तो आपको ये मोस्टली याद रखना है कि प्लेग की बीमारी है वो चूहों के द्वारा फैलती है। फिर गांधी जी ने अपना अगला आंदोलन 1918 में अहमदाबाद में शुरू किया। तो ये गांधी जी के मोस्टली जो तीन आंदोलन है आपको ये क्रम से याद रखने हैं और इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में गवर्नमेंट ने 1919 में एक घटना घटित होती है। 1919 में एक ब्रिटिश अधिकारी सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक कानून पारित किया जाता है। उस कानून का नाम ही रोलेक्ट एक्ट रखा गया। रोलेक्ट उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था और एक्ट कहते हैं कानून को। तो इस एक्ट में था क्या? इस एक्ट में यह था कि सरकार किसी भी व्यक्ति को पकड़कर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर उसे 2 साल तक कैद में डाल सकती थी। गांधी जी ने इस चीज का विरोध किया, काफी बड़े स्तर पर इस चीज का विरोध किया। आम लोगों में भी इस कानून के प्रति क्या था? बड़ा गुस्सा था। विभिन्न शहरों में इस कानून के खिलाफ 6 अप्रैल को एक हड़ताल की गई, अहिंसक ढंग से हड़ताल की गई थी। शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। वर्कशॉपों में कामगार हड़ताल पर चले गए थे, दुकानें बंद हुई गई। इस व्यापक जन आधार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी यानी कि देशभक्तों का दमन शुरू कर दिया। जो देशभक्त थे वो ही रोलेक्ट एक्ट यानी कि जो रोलेक्ट कानून था उसका विरोध कर रहे थे। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला दी। इसके बाद लोग बैंक, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमले कर दिए गए। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमाल संभाल ली। आपको याद में रखना है मार्शल लॉ किसे कहते हैं? मार्शल लॉ का मतलब भी वो होता है कि घर से बाहर निकालते ही क्या कर दो? गोली मार दो। बात थी 10 अप्रैल की। 10 अप्रैल के बाद में पंजाब के अमृतसर में सालाना त्योहार मनाते हैं। वैशाखी का मेला भरा हुआ था। फसल वगैरह निकल जाती है। फसल वगैरह निकालने के बाद में लोग
खुशियां मनाने के लिए एक त्योहार मनाते हैं। त्योहार का नाम है वैशाखी का त्योहार। अमूमन इस दिन मेला भरता है। अमृतसर में मेला भर रहा था, लोग बाग इकट्ठा हुए, लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है। अमृतसर में ही एक गार्डन है, बाग है, बाग का नाम है जलियांवाला बाग। वहां पर सारे लोग इकट्ठा हुए रोलेट एक्ट यानी कि रोलेट कानून का विरोध करने के लिए। घटना थी 13 अप्रैल 1919 की। वैशाखी का दिन था, बुद्ध पूर्णिमा भी बताते हैं इस दिन को। जनरल डायर आता है वहां पर, उसको सूचना मिलती है। जनरल डायर आता है, बिना किसी चेतावनी के निहत्थे को लोगों पर गोली चला देता है। निकलने के लिए, अंदर जाने के लिए एक सकड़ा सा गेट होता है। 1200 के लगभग आदमी मारे जाते हैं। बहुत बड़ा जघन्य हत्याकांड ये हुआ था। इसके बाद में डायर के ऊपर एक वो जांच कमेटी भी बैठाई गई। आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप लोगों को याद रहे इसलिए मैं बता देता हूँ। जांच कमेटी का जो नाम था वो नाम था हंटर कमेटी। क्या नाम था? हंटर कमेटी। इसके बाद में ये जनरल जो डायर है ये लंदन भाग जाता है और पीछे से जाकर उधम सिंह इसको लंदन में जाकर गोली मारते हैं। तो भारतीयों का बदला इस प्रकार से इन्होंने लिया था। कुछ सामान्य जानकारी है जो अपने पाठ में नहीं दे रखी है, अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को याद रखनी है। तो ये था। अब जनरल डायर से इसके बाद में परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं आपको। देखो, रोलेट एक्ट पे टिप्पणी पूछी जाती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पे अमूमन टिप्पणी पूछी जाती है, लेकिन आप लोगों से पूछ लिया जाता है, कई बार कथन आ जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में जनरल डायर ने क्या कहा या जनरल डायर के क्या कथन थे। तो उसने यही कहा कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। तो आपको ये बातें याद रहनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी याद रहनी चाहिए। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैलती है, उत्तर भारत के बहुत सारे इलाकों में लोग सड़कों पर उतरने लगते हैं, हड़तालें होने लगती हैं। लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। विरोध का स्वरूप बहुत बड़ा बढ़ गया। पहले रोलेक्ट एक्ट था, रोलेक्ट एक्ट के बाद में इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़ताल करने लगे, अपने अपने तरीकों से लोग विरोध करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को बड़ी निर्ममता से कुचला। सरकार को लोगों को अपमानित करती थी, आतंकित करती थी, लोगों से सड़क पर नाक रगड़वाती थी, सड़क पर घसीट कर चलने, सिपाहियों को, साहबों को, सबको सलाम करने के लिए लोगों को मजबूर किया जाता था, उन्हें कोड़े मारे जाते थे। हिंसा फैलते देखकर गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी के सबसे मेन समस्या यही थी कि जहां कहीं पर उनको हिंसा होती दिखती थी वो अपना आंदोलन वापस ले लेते थे। रोलेक्ट एक्ट के बारे में यह बात है कि अपन देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले भारतीयों के मन में आजादी को लेकर इतनी कोई ज्यादा उत्सुकता नहीं थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद में लोगों में एक नया संचार हुआ कि हम लोगों को अंग्रेजों से आजादी पानी है, अपने देश को आजाद कराना है। तो रोलेक्ट, पहले गांधी जी ने 3 छोटे छोटे आंदोलन किए, उनसे थोड़ा जनाधार बढ़ा, फिर रोलेक्ट एक्ट आया, उसका विरोध किया, और विरोध करने के बाद में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई तो ये घटना पूरे देश में फैल गई। लोगों को धीरे धीरे राजनीतिक चीजें समझ में आने लग गई कि अपन किस प्रकार से विरोध करें, और एक सर्वमान्य नेता मिल गया। जब लोगों को नेता मिल जाता है तो आंदोलन की राह है सफल हो जाती है। महात्मा गांधी इस समय रोलेक्टेड से भी बड़ा आधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को एक जगह लाए बगैर कभी भी अपन आजादी या अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल सकते। गांधी जी के भी पास इस समय मौका था, क्योंकि जो भारत के मुसलमान थे वो अंग्रेजों से नाराज थे। नाराज किस लिए थे? मैंने पहले आपको बताया, नाराज इसलिए थे क्योंकि वह अपने आप को टर्की के खलीफा का ही फॉलोअर मानते थे। तो उसकी शक्तियों को कम करने से वो काफी नाराज हुए। गांधी जी मौके का फायदा उठाना चाहते थे। इस समय वो हिंदू मुस्लिम को नजदीक लाकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहते। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जन आधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक साथ लाए बगैर कोई ऐसा आंदोलन नहीं चलाया जा सकता।
1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। आपको ये याद रखना है, 1919 में बंबई में इसी क्रम में ही एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई की संभावना को तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा की कि भाई मुस्लिम और हिंदू दोनों वर्ग मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन अपन करते हैं। और इसी सिलसिले में 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन, और अधिवेशन में गांधी जी को यह कहा गया कि आप असहयोग आंदोलन के लिए रूपरेखा तैयार कीजिए। अब असहयोग ही क्यों? असहयोग का मतलब क्या होता है? तो असहयोग का मतलब ये होता है किसी प्रकार की अंग्रेजों की हेल्प मत करो, किसी प्रकार का उनका सहयोग मत करो। गांधी जी का मानना था कि अगर भारतीय अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेजों का राज 100 दिन में खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने पहले आंदोलन का नाम ही असहयोग आंदोलन रखा। आपको याद रखना है, असहयोग का मतलब क्या होता है? किसी भी तरीके से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना। गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, अब हिंद स्वराज के बारे में बोर्ड में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो अपन हिंद स्वराज के बारे में थोड़ा डिटेल में 1 मिनट में अपन जान लेंगे, जिससे आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा। याद करने की आपको बाद में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारत लौट रहे थे तब उन्होंने लिखी थी। काफी समय लगा था, 4-5 महीने का समय लगा था दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटने में। तो रास्ते में उन्होंने लिखी थी। मूल रूप से जो हिंद स्वराज पुस्तक है वो गुजराती भाषा में लिखी हुई है। गुजराती भाषा में पुस्तक लिखी हुई है। इनका एक सचिव हुआ करता था, गांधी जी का निजी सचिव था, नाम था महादेव देसाई। महादेव देसाई, बाद में इन्हें महादेव जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। तो मेरे हिसाब से आपको इतनी जानकारी दे दी है कि आपको किताब या बुक का नाम आसानी से याद रह जाएगा। तो असहयोगी क्यों, ये बात भी अपन ने पढ़ ली। एक किताब का नाम आता है, ये आपको याद रह जाएगा। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, असहयोगी क्यों। गांधी जी ने क्या कहा था? तो गांधी जी ने यह कहा था कि ब्रिटिश शासन जो है वो भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है। भारतीयों के सहयोग के बिना इसकी स्थापना होना मुश्किल थी। ये शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। और अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। अब गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा जो जो पदवियां दी गई है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को कुछ पद्धति नाइटहुड की पद्धति दी गई थी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो ऐसी जो पदवियां हैं वो पदवियां लौटा दो, वकील अदालत में जाना छोड़ दो, स्टूडेंट्स स्कूल में जाना, कॉलेजेस में जाना छोड़ दो, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो काम पर जाना छोड़ दो। इस प्रकार से सहयोग करो। गांधी जी ने इस प्रकार की इसकी जो रूपरेखा है वो बनाई थी। अब देखो, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों का आपको पुट देखने को मिलेगा। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के समर्थन के लिए समर्थन जुटाते हुए पूरे देश में यानी कि भारत में उस समय यात्रा कर रहे थे। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इस प्रस्ताव पर संकेतित थे। अब बात करते हैं अपन अगले वाले की, जो आने वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर मोहर लगा दी गई। आपसे प्रश्न पूछते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के लिए गांधी जी को स्वीकृति प्रदान की थी? आपको याद रखना है 1920 में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? नागपुर में। तो नागपुर अधिवेशन। अपन कांग्रेस की भी एक बात करेंगे, बताऊंगा मैं आपको कांग्रेस के बारे में भी। कांग्रेस उस समय किस प्रकार का संगठन था, कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, इन चीजों के बारे में भी अपन बातें करेंगे। अब आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। अब आंदोलन को मैंने कहा था, आजादी के समय देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी, पूरी जनसंख्या पढ़ी लिखी भी नहीं थी उस समय। तो लोगों के आजादी के मायने भी अलग थे, लोगों के स्वतंत्रता के मायने भी अलग थे। तो किन किन लोगों ने शहरों में असहयोग आंदोलन को लोगों ने किस प्रकार से लिया, गांव में लोगों ने किस प्रकार से लिया, बागानों में रहने वाले लोगों ने किस प्रकार से लिया, मजदूर उन्होंने किस प्रकार से इस आंदोलन को लिया, वो सारी की सारी चीजें अपन नेक्स्ट पार्ट में अपने देखेंगे।
सिलेबस अपना एसएसटी का थोड़ा बड़ा रहता है। अगर अपन अच्छे से समझेंगे, अच्छे से क्वेश्चन तैयार करते हुए चलेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो बड़ा होगा, आपको पसंद आता है आप पढ़िए, रोज पढ़िए। कोई डाउट होता है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख कर आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। कुछ और आपके कमेंट हैं, कुछ सुधार की आवश्यकता आपको लगती है, मैं अपनी तरफ से आपको तैयारी कराने की अच्छी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा पढ़िए, मिलते हैं अगले बार।